अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है और ये उसी क्रम में उससे जो है भारतवर्ष सभा सभा और उससे जो है समिति, उसी से जो है अगला पाठ हमने करा है। इसके बाद हम आधुनिक भारत जो है हम कवर कर चुके हैं, फिर मध्यकालीन भारत पर आएंगे। अगर आप जो है इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बिल्कुल एक अंतर अनुशासनात्मक संबंध, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के, यानी सारे सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आपस में सबको जोड़कर अपनी समझ को जो है विकसित करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर जो है बने रहें। हम इतिहास को जो है एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि यूजीसी नेट का पार्ट नहीं है लेकिन JSSB का और अन्य एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो पूछी जाती है, तो वो भी जो है हम आगे चलकर कवर करेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो मेन फोकस है वो यूजीसी नेट की जो है टर्मिनोलॉजी है, वो एंशिएंट इंडिया की, उन्हें सबसे पहले कवर करना है। तो आज का जो हमारी वीडियो है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई जो है इससे प्रीवियस वीडियो जाके देखें। आधुनिक भारत की हम जो है आधुनिक भारत को पूरा कवर कर चुके हैं, उसकी कुछ वीडियो बस रहती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है समिति। अब समिति क्या है, मैंने कल आपको सभा के बारे में बताया था, तो आपको पता चल गया होगा सभा में क्या आती है। हम कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, सभा और समिति को अथर्ववेद की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। और ये जो थी एक पैट्रियार्कल फैमिली थी, नोमेडिक यानी घुमंतु जो है खानाबदोश साम्राज्य था। और आर एस शर्मा ने जो इसे एक बड़ी मौलिक आर्यों की प्राचीन संस्था कहा है। अब इसकी तुलना जो है वर्तमान में लोकसभा से करेंगे। आज के टाइम पे आपने लोकसभा देखा होगा, लोकसभा कैसी होती है, कैसे कार्य करती है, तो वही इसका कार्य था। इसका जो है राज्य का निर्वाचन करती है। देखो आप राज्यसभा देखोगे तो राज्यसभा का जो निर्वाचन है हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन लोकसभा में जो है हम वोट देके जो है सांसद को जो है जरूर भेजते हैं। तो संभवतः राज्य का निर्वाचन करती थी, कौन करती थी, तो समिति, यानी आम जनता द्वारा जो है राजा चुना जाता था। राजा को कौन चुनेगा, आम जनता चुनेगी। और इनके अध्यक्ष को, यानी समिति के अध्यक्ष को, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी पूछा तो शायद नहीं है, अगर पूछे तो बता देना आप, ईशान कहते थे, ध्यान रखना। क्या कहते थे, ईशान कहते थे। वहां पर जो है श्रेष्ठ व्यक्तियों को सुजात कहा जाता था, यहाँ पे ईशान कहा जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि राज्य के विषयों की चर्चा होती थी इसमें, समिति में, और तथा आम सहमति यानी कि मतलब कि अब जैसे मान लो जितने भी लोग जमे उनमें से आम जो है आम जो है जितने भी है, मान लो 50 लोग हैं, 50 में से 26 लोगों ने जो बोल दिया आम सहमति से, जिनने ज़्यादा वोट कर दिए तो आम सहमति से पास कर दिया। आम सहमति में कितनी, उसके लिए कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए थी, तो आम सहमति से निर्णय होते थे। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलती है, ध्यान रखना, आम सहमति से होती थी। यहाँ से क्वेश्चन देखो बन सकता है, अभी तक शायद बना नहीं है। कभी अगर पूछ लिया जाए कि पांचाल के जो राजा थे, भाई मैं आपको जब बताऊंगा ये प्रभार, जयमिनी, केकई के कौन थे, अश्वपति केकई के थे, मगध के कौन थे, इतनी बार पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कौन से राजा कहाँ से थे, इंद्रप्रस्थ कौन से थे, वत्स भूमि से कौन से थे, तो उनके बारे में बताऊंगा, बिल्कुल अब घबराइए मत। तो अभी प्रभार जेवली ने समिति के समक्ष, यानी ये जो समिति है इसके समक्ष क्या रखे थे, 5 प्रश्न रखे थे, ठीक है। उन 5 प्रश्नों के बारे में हम पता तो नहीं है कौन से, लेकिन वो 5 प्रश्न जो रखे थे जिनका उत्तर वे नहीं दे पाई थी, ठीक है, ये जो है कहा जाता है। अगर कभी पूछा जाए किस राजा ने जो है समिति के समक्ष 5 प्रश्न रखने थे, तो नाम ध्यान रखना, पांचाल के राजा प्रभार जेवली। अब ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है, मैंने आपको बताया 122 बार विदत्त का, 8 बार सभा का, 9 बारी समिति का उल्लेख हुआ है। तो आपको समिति के संदर्भ में जो है समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम जो आपको कल गण के बारे में बता ही चुके हैं, विदत्त के बारे में भी हमने आपको बता ही दिया था, क्या था विदत्त के बारे में क्या कहा गया था। अब मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक काल है वो 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल का अगर हम जो है टाइम पीरियड लिखेंगे तो कितना होगा, 1500 से लेके 1000 तक। अब उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व से जो है आगे तक क्या चलेगा, महाजनपद काल चलेगा, इससे आगे जो। अब इनके विभाजन का आधार मैंने आपको बताया था, क्या था, लोहा था, आयरन था, यानी लोहा बना है। अब लोहे के कारण, अब जाहिर सी बात है, पहले अगर लकड़ी के हल होगा तो जमीन में अगर हम हल मारेंगे तो गहराई तक नहीं जाएगा, लेकिन लोहे का हल अगर मारेंगे तो वो अंदर ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है।
हालांकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर आधारित थी, ध्यान रखना पशुपालन, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जब लोहे की खोद हुई तो ये लोग कृषि की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पर तो स्थिति ऐसी आती है कि कृषि अधिशेष की स्थिति आती है, धान रोपण जैसी विधियां आ जाती हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊं कैसे कैसे जो है एक कृषि अधिशेष की उस स्थिति बन जाती है, कैसे कैसे जो होता है एक जो खाना बदोश साम्राज्य था धीरे 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 बदल के एक बड़ा जनपद महाजनपद तक बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेदिक काल में जनजातीय परिषद थी, जनजातीय परिषद यानी वही कबीलाएं संस्था जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहाँ पर सभा भी थी, समिति थी, विदत्त भी थी, गण भी थी, ठीक है, जिनमें से विदत्त सभा और समिति का तो महत्वपूर्ण उल्लेख था। लेकिन आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में अगर जब हम आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो सभा और समितियां ये तो चल रही हैं, लेकिन जो है गण, ध्यान रखना सापेक्षिक गिरावट कैसे आती है, लेकिन जो गण है और जो दूसरी वाली थी विदत्त थी, इन दोनों का जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है। हालांकि देखो प्रारंभ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 122 बार उल्लेख मिलता है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है महत्व खत्म हो जाता है। जो बनी रहती हैं वो केवल दो ही बनी रहती हैं, एक तरफ जो है सभा और दूसरी जो है समिति, ध्यान रखना सभा और समिति जो है अस्तित्व में रहती हैं उत्तर वैदिक काल में। इसलिए कहते हैं जनजातीय परिषद में क्या थी, गिरावट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी समिति में क्या होता था, निर्वाचन होता था, आम जनता जो है राजा को चुनती है, लेकिन धीरे 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 हम सापेक्षिक गिरावट देखेंगे और सभा और समिति लगभग महाजनपद काल तक सभा समिति जो ये दो बची थी ये भी बिल्कुल जो है सभा और समिति भी विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, लगभग क्या हो जाती हैं, लगभग ये भी विलुप्त हो जाती हैं। और कैसे कैसे आपने देखा कैसे कैसे पशुपालन से जो होता है कृषि अर्थव्यवस्था आती है, कृषि से कृषि अधिशेष आ जाती है। इसी को हम जो है द्वितीय अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण की जो है संज्ञा देते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है हड़प्पा को कहा जाता है और द्वितीय ग्रीनाइजेशन यानी सेकंड जो होता है वो हमारी महाजनपद काल से चालू होगा। और इसी में हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म जैसे उदय हुआ, वैदिक धर्म की जो है कर्मकांड थे उनको कैसे जो है टैकल करा जाता है, तो उनके बारे में हम पूरी बात करेंगे हिस्ट्री की डिटेल क्लास में। तो अब आपने देख लिया होगा कि ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से आते आते महाजनपद काल तक कैसे कैसे गिरावट आई। जो इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी सभा समिति गण और विदत्त कैसे कैसे आते आते महाजनपद तक विलुप्त हो गई। इसलिए जन कहते हैं कबीला को। मैंने आपको भरत जन पढ़ाया था पहले, तो जन का मतलब ही होता है कबीला, ठीक है, कबीला कह लो या जन कह लो। तो जन से क्या बनेगा, जनपद। जनपद का मतलब होता है क्षेत्र। तो जन एक छोटा सा कबीला होता है, जनपद एक बड़ा एरिया होता है, और आगे आगे चलकर धीरे धीरे जनपद से क्या बन जाता है, महाजनपद काल तक आते आते महाजनपद। अब यहाँ पर हम जो है 16 महाजनपदों का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें से हम जो है मगध साम्राज्य पढ़ते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर जो है निर्वाचन की प्रक्रिया चलती है, यानी राजा को चुनने का कार्य कौन कर रही है, आम जनता कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्या आ रहा है, वंशानुगत राजवंश एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, स्थापित हो रहा है, जिसकी जो शुरुआत है मगध साम्राज्य से होती है और चंद्रगुप्त मौर्य करता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे वो जो है अपना जो है शासन स्थापित करता है। मगध का जो राजा होता है, उस टाइम के जो राजा होते हैं उनका नाम होता है धनानंद, ठीक है। धनानंद को कैसे धनानंद को हराता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, उससे पहले प्लूटार्क और प्लिनी ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहा। आप तो दिख रहा है ना, जन से जनपद महाजनपद, क्योंकि जो है वो कबीला संस्थाएं सब समाप्त हो जा रही हैं और एक जो है वंशानुगत नींव आती जा रही है। अब एक राइटर है प्लूटार्क। प्लूटार्क पता है क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ध्यान रखना। प्लूटार्क क्या कहता है, ग्रीक हिस्टोरियन है, वो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6.5 लाख की सेना से जम्बूद्वीप को रौंद डाला। अब आपने देखा होगा जम्बूद्वीप मैंने इस्तेमाल करा था। जम्बूद्वीप क्या था, 7 द्वीपों में से एक जम्बूद्वीप था, जो उस समय के जो अब के संपूर्ण एशिया के बराबर माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्लूटार्क कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने 6.5 लाख की सेना से जम्बूद्वीप को रौंद डाला, यानी पूरे जम्बूद्वीप पर जो है अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उस दूसरी तरफ जो है प्लिनी जो है वो पता है क्या कहता है, कहता है 6 लाख तो केवल पैदल सैनिक थे, जिसमें तो 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ सैनिक थे। तो जो है प्लिनी ये कहता है, तब आपको समझ में आएगा प्लूटार्क और प्लिनी के संदर्भ में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित करा था।
ठीक है, कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित करा था। बहुत बड़ा जो है उनका साम्राज्य स्थापित होता है, कैसे कैसे जो है जितने भी महाजनपद थे धीरे धीरे सारे करके मगध में आते हैं, कैसे कैसे जो है सारे मगधों के बारे में सारे जो है काशी कौशल कुरु पंचाल वज्जी मल चेदी गंधार मत्स्यवंती वत्स्य शूरसेन अंग मगध अचमक कम्बोज सबके बारे में जो है डिटेल में बताऊंगा, कैसे क्या मिला है क्या नहीं मिला है, कैसे आपको याद करने की ट्रिक क्या है, मैंने कैसे याद करा सब वो आपको बता दूंगा कैसे याद करने हैं। फिलहाल जो है मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी और बात करना चाहूँगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करनी बनती है यहाँ पे। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब जो है अपने शासन के चरम पर पहुँच जाता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया जीत लेता है, पूरा मतलब कि जम्बूद्वीप को जो है रोन डालता है, जीत लेता है। फिर जो है वो वहाँ से एक धोती पहन के जो है निकलता है, किसकी तलाश में? अध्यात्म की तलाश में। आजकल आपने देखा होगा कि हम जो है भूख में लगे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने बोला है हमारा जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो हमने टॉपिक उठाया वेदांत, वेदांत जो है दर्शन आएगा, उसके बाद में मैं आपको दर्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद में गैर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत बौद्ध जैन और चारवाहक दर्शन को मैं कनेक्ट किससे करूंगा, जाके डायरेक्ट अद्वैतवाद से, विशिष्ट अद्वैतवाद से, इन मतों से करूंगा। तो एक बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से कनेक्ट करने से आपको समझने में और ध्यान रखने में आसानी होगी। तो आप समझ रहे हैं ना कि हम जो है ऐसे ही टॉपिक उठा के दनादन नहीं पढ़ाते जा रहे हैं, हम जो है कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक टर्म इस्तेमाल होता है इंग्लिश में कि पीक ऑफ मैटरलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। लिख भी सकते हो आप, पीक ऑफ मैटरलिज्म, मैटरलिज्म is the beginning of स्पिरिचुअलिज्म। पीक यानी भौतिकता की जब इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तब वो बोलता है मेरे पास बचा क्या है जीतने के लिए, अब मैं क्या करूंगा। तब उस समय जो है चंद्रगुप्त में एक धोती पहन के जो है वहां से भागते हैं और जाकर क्या करते हैं, जो जाकर जो है एक जैन धर्म के जो है मुनि के पास जाके जो है फॉलोवर के पास, उनके पास जाकर जो है अपनी जो है आगे की जैन धर्म के जो वही हैं मतलब होते हैं एक संत, उनकी शरण में जाते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक संलेखना विधि। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है, संलेखना विधि क्या होता है। ये पेपर में क्वेश्चन शायद यहाँ से पूछा जा चुका है किसी, या शायद नेट में भी ये पूछा जा चुका है कि संलेखना विधि क्या होती है। आपको देख लेना, मैं बाकी आपको बताऊंगा तो, लेकिन आप संलेखना विधि याद रखना। संलेखना विधि जो है ऐसी विधि होती है जब जो है इंसान भूख हड़ताल करता है, यानी वो धीरे धीरे क्या करता है, भोजन का त्याग करता है और अपना जो है शरीर को जो है मार देता है, यानी धीरे धीरे भूख हड़ताल करके अपना खाना खाना कम करता है, वजन घटता है और आपकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो संलेखना विधि के माध्यम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी करते हैं। तो आप देखना आज का जो समाज अगर देखोगे कैसे कैसे सब माया में उलझे हुए हैं, पैसा पैसा पैसा, लेकिन जो है पैसा होने के बाद भी इंसान को जो है सुख नहीं मिलता। सुशांत राजपूत आपको देखा ही होगा, कितना पैसा होने के बाद भी पता नहीं क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन उन्होंने जो है आत्महत्या की थी। तो इंसान के ऊपर जो है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ दबाव भी आ जाता है, इसलिए हमें जो है अध्यात्म से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमें अपने दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में, अगर आप मुस्लिम हो तो नमाज़ पढ़ो, हिंदू हो तो गॉड की जगह जो है मंदिरों में जाओ, वहाँ पर वर्शिप करो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो भी जिस रिलीजन को फॉलो करते हो वो अध्यात्म से जुड़े रहो, क्योंकि अध्यात्म ही एकमात्र कुंजी है। ठीक है, आध्यात्म जो है हमें ईश्वर से जोड़ेगी, आध्यात्म बहुत जरूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ के आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कैसे वो अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं और जैन मुनि के पास जाते हैं और अपने जो है प्राण संलेखना विधि के माध्यम से देते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आई होगी समझने में। अगर आपको कोई दिक्कत आई सभा समिति और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कैसे जो है कैसे निर्वाचन पद्धति से वंशानुगत की साम्राज्य की तरफ कैसे अग्रसर होते हैं, और इसमें जो पूरा क्या है उसके बारे में बताया। आगे जो है मैं अपनी अब बताता चलूँ, मैं वेदांत के बारे में सारे जो है दर्शन पढ़ाऊंगा, फिर गैर ब्रह्मांड दर्शन, बौद्ध जैन चारवाहक के बारे में रिलेटेड करता हुआ अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद, फिर संतों के बारे में सब जो है हम डिटेल में कवर करेंगे। आप जो है हमारे साथ बने रहें। अगर पहली बार वीडियो पर विजिट करें तो हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देखें और अपने दोस्तों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।